हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हमने संधि आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हमने संधि के 3 भेद पढ़ने थे, जिसमें से हमने पढ़ लिया है स्वर संधि, व्यंजन संधि और आज हम अंतिम संधि की बात करेंगे। इसके बाद ये हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। वो है विसर्ग संधि। अंतिम जो संधि है वो है विसर्ग संधि। 3 भेद बताए थे संधि के। पहला क्या था? स्वर संधि, दूसरा था व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। चलिए बात कर लेते हैं विसर्ग संधि के बारे में। देखिए, विसर्ग, ये जो विसर्ग है ना, और यहाँ पर ये क्या दिख रहा है आपको? चिन्ह दिख रहा है कोई? तो ये विसर्ग का चिन्ह है। ये के साथ स्वर, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल, स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि संबंधी कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। व्यंजन संधि जब हम कर रहे थे उसमें हमने तकरीबन 12 नियम पढ़े थे। इसमें भी कुछ नियम हैं, उन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, ये नियम आप देख लीजिए एक बार। यदि किसी शब्द के अंत में, क्या कहा गया है? शब्द के अंत में विसर्ग ध्वनि आती है तथा उसमें बाद में आने वाले शब्द के स्वर तथा व्यंजन का मेल होने के कारण जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है वही विसर्ग संधि है। देखिए, कोई भी शब्द है ना, उसके अंत में अगर विसर्ग ध्वनि आ रही है ना, उसे बाद में आने वाले शब्द के स्वर तथा व्यंजन के मेल जो होगा ना, तो मेल जब होगा तो विकार उत्पन्न होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि संधि में हम बात ही विकार की कर रहे हैं बार बार। वही विसर्ग संधि कहलाएगी। ठीक है, विसर्ग के बाद अगर स्वर या व्यंजन के मेल से, साधारण शब्दों में समझो कि कोई विसर्ग है, विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आ रहा है और उसके मिलने से जो विकार उत्पन्न हो रहा है वो है विसर्ग संधि। ठीक है, इतना सबको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैंने आपको थोड़ी सरलता के साथ में समझा दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए, पहले नियम की तरफ बढ़ लेते हैं, जो है यदि विसर्ग के पूर्व, पूर्व मतलब पहले, यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और बाद में अ हो तो दोनों का विकार ओ हो जाता है। याद रखना, क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में भी अ हो, जब इन दोनों का विकार होगा तो वो ओ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, एक सेकेंड। ये देखिए, जैसे मनः धन अविराम, क्या होगा? मनोविराम। यश धन अभिलाषा, क्या होगा? यशोभिलाषा। मनः धन अनुकूल, मनोनुकूल, ये वाला आ चुका है, मनोनुकूल वाला पूछा जा चुका है पिछली परीक्षाओं में। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ कि जो प्रश्न बनते हैं ना, वो इन्हीं पुस्तकों में से ही उठाए जाते हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ले लेकर इकट्ठी कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। कारण ये है कि उसमें से समझ में नहीं आ रहा होता है ना, और भागते हैं हिंदी से दूर। तो आप सबसे पहले इन बुक्स को पढ़ेंगे ना, बेसिक को मजबूत बनाएंगे। उसी के बाद अगर हम किसी भारी भरकम पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमें इजीली समझ में आ पाएगी। जब हम इसे ही नहीं पढ़ेंगे, हम बेसिक तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, है ना, तो हमें कैसे समझ में आएगा? तो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से लिए जाते हैं और हम भटकते हैं मोटी मोटी पुस्तकों की तरफ, जो कि गलत है। यहाँ पर बेसिक क्लियर कीजिए, फिर भले ही आपको जो पढ़ना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये तो हुआ एक नियम। अब इसके कुछ और नियम मैं बता देती हूँ और उदाहरण बता देती हूँ। जैसे कि हम बोल देते ना, जैसे कि मैं लिख के बताती हूँ। ये देखिए, मनः धन अभिलाषा, थोड़ा सा स्पेस कम है, अभिलाषा, तो ये क्या बन जाएगा? मनोभिलाषा। क्या बनेगा? मनोभिलाषा। ये देखिए, मनो भी लाशा। ठीक है,
ये भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ 3 हैं और एक दो मैं फिर आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसको आप ऐड ऑन कर लीजिए जहाँ पर भी आप नोट्स अगर बना रहे हैं तो। जैसे कि हो गया, ये तो हो गया मन अनुकूल हो गया। देखो, तेजः धन असि, यहाँ पर देखिए अ है ना, यहाँ पर भी अ का साउंड आ रहा है ना, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, ओ बन जाएगा ना, अ का ओ बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ते जो सी, तेजो सी। अब ये जो कैसे आया, देखिए जब इनका इनका विकार हुआ ना, इसके कारण ये आया है, जब इन दोनों का मेल हुआ है तो विकार उत्पन्न हुआ है ओ का। क्लियर बात। चलिए आगे बात कर लेते हैं, फिर दूसरे नियम की तरफ चल देते हैं। आज हम लोगों ने प्रश्न भी करने हैं, ठीक है। देखिए सेकंड नियम, यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर अ हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का क्या होगा, लोप हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा, वो विसर्ग चिन्ह हट जाएगा, ठीक है। अ के अतिरिक्त अन्य कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यहाँ से विसर्ग पूरी तरह से क्या होगा, बिल्कुल हट जाएगा वो, ठीक है। जैसे कि समझ लेते हैं, ये देखिए, अतः धन एव, यहाँ से विसर्ग हट गया ना, लोप हो गया, अतएव हट गया। यश धन इच्छा, यशिक्षा, ठीक है। ये पूरी तरह से क्या हुआ है, पूरी तरह से ये हट गया है, इसका लोप हो गया है। इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ लेते हैं तीसरे नियम की तरफ। ये देखिए, यदि विसर्ग के पहले अ हो, क्या होगा, यदि विसर्ग के पहले अ ध्वनि आ रही हो तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण अथवा य र ल व व्यंजन आते हैं तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। किस में बदलेगा, ओ में बदल जाएगा। देखिए आप पहले नियम की तरफ एक बार चल देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। इसमें तो बात की गई थी, देखिए विसर्ग के पूर्व अ और बाद में भी अ आए, है ना। फिर ये तो किस में बदलेगा, ये बिल्कुल ओ में बदल जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, ये किस में बदलेगा, ये ओ में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, ओ में बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इसका थर्ड नियम है ना, वो क्या कहता है, वो कहता है यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण अथवा य र ल व व्यंजन आते हैं तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा। हालांकि दोनों ओ में ही बदल रहे हैं, लेकिन यहाँ की कंडीशन क्या है, तीसरा चौथा वर्ण और या फिर हो य र ल व, ठीक है। जैसे तपह धन वन, तपोवन, अधः धन गामी, अधोगामी, ठीक है। ये विसर्ग संधि उतनी मुश्किल नहीं है जितनी की व्यंजन थी, जितनी की बाकी थी ना, उतनी नहीं है। वह व्यय धन वृद्ध, वयोवृद्ध, अंततः धन गत्वा, अंतोत गत्वा, ठीक है, अंतोत गत्वा, मनः धन विज्ञान, मनोविज्ञान, ठीक है। मनोविज्ञान भी पूछा जा चुका है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके चौथे नियम की। देखिए, यदि विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए या फिर आए य र ल व ह तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, र आ जाएगा। जैसे आयु धन वेद, आयुर्वेद, र की साउंड आ गई, र की साउंड आ गई। ज्योति धन में, ज्योतिर्मय, ये वाला पूछा जा चुका है शब्द शुद्धि में, है ना। तो इनको आपको क्या करना है, ध्यान देना है। चतुह धन दिशि, चतुर्दिश, आशिह धन वचन, आशीर्वचन, धनुह धन धारी, धनुर्धारी, ठीक है। ये नियम है। किसमें बदला है, ये रा में बदला है। किसमें, रा में बदला है। और मैंने वर्ण की बात तो बहुत पहले भी की है और अभी भी मैं आपको बता ही देती हूँ। जो हमने पिछली क्लास हुई थी ना, उसमें मैंने 5 आपको वर्ग बताए थे ना, क च ट, ये वाले वर्ग बताए थे। इसका जो चौथा और तीसरा और चौथा और पांचवा
वर्ण होगा ना, या होगा य र ल व, तो वो र में परिवर्तित होगा। र में उसका क्या हो जाएगा, विकार हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए फिर देख लेते हैं आगे। यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, बाद बोला गया पहले नहीं है, च या तालव्य श आता है तो विसर्ग इसमें श में बदल जाएगा। जैसे कि, और ये श कौन सा है, कौन सा है ये, इसमें क्या लगा हुआ है, हल्का चिन्ह है ना इसमें, बात की गई थी ना अगर जिसमें, चलिए मैं बता देती हूँ फिर रिवीजन पे जाएगा। चलो, जैसे मैंने कहा था ना, किसी भी व्यंजन के नीचे अगर ये हल वाला चिन्ह लग जाता है तो वो शुद्ध माना जाएगा, यानी कि उसमें स्वर ऐड नहीं है, स्वर के साथ वो नहीं जुड़ा हुआ है। और व्यंजन को किसकी आवश्यकता होती है, बिल्कुल व्यंजन को आवश्यकता होती है स्वर की। स्वर को किसी की आवश्यकता नहीं है, वे अपने आप में स्वतंत्र हैं। व्यंजन को पूरा होने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, यानी कि हम कह सकते हैं जब ये हल्का चिन्ह आ गया है, यानी कि ये स्वर रहित है, स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, इसलिए ये हल्का चिन्ह लगाया गया। समझ आ रही है बात? चलिए आगे बात कर लेते हैं। पुनः धन च, देखिए च आया ये, ठीक है, क्या आया ये, च। पुंसच, तपह धन चर्या, तप, तप श श श आया ये, देखिए वो भी आधा वाला, यानी कि कौन सा आया है, हल वाला आया है ना, चर्या। यश धन शरीर, यश श शरीर, देखो ऐसे करके ये जो श आ रहा है ना, ये है शुद्ध कह सकते हैं, या कह सकते हैं अधूरा है, स्वर के साथ नहीं है, स्वर के साथ नहीं है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो तथा बाद में त या दंते स आता है तो विसर्ग स हो जाता है। जैसे ये देखिए, पुरहा धन सर, पुरस्सर, देखिए आप, देखिए आ गया, विसर्ग से पहले क्या है, अ या आज है, तथा बाद में त या दंत स, ये देखिए दंत स आ गया, ये त आ गया, ये त आ गया, तो ये किस में बदल जाएगा, ये भी इसी में बदलेगा, बिना स्वर वाला सा हो जाएगा ये। ठीक है, नमः धन ते, नमस्ते, नमः धन ते, नमस्ते, ये पूछा जा चुका है। मनः धन ताप, मनस्ताप, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो यहीं से बन रहे हैं, फिर क्यों इग्नोर कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, ध्यान से समझिए और पढ़ाई कीजिए। आगे देख लेते हैं, ये देखिए 7वां नियम देख लेते हैं। यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ स्वर हो, कौन सा, पहले की बात की गई है, बाद की नहीं की गई है। विसर्ग के पहले क्या हो, ई या ऊ स्वर हो तथा उसके बाद क ख प फ वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य श हो जाता है। ठीक है, जैसे अभिधनकार, आविष्कार, चतुह धनपाद, चतुष्पाद, चतुह धनपथ, चतुष्पथ, बहिधनकार, बहिष्कार। कहीं से कहीं तक लग रहा है यहाँ पे कोई श व दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा है ना, तो इसलिए नियम को रटना जरूरी होगा, नियम को समझना जरूरी होगा, तभी हम प्रश्नों को हल कर पाएंगे, अन्यथा 1 नंबर तो गया ना। ठीक है, चलिए, संस्कृत में दुह निह उपसर्ग नहीं होते, इसलिए इनके साथ संधि या संधि विच्छेद भी अशुद्ध होगा। संस्कृत के साथ नहीं होंगे तो ये संस्कृत में अशुद्धि होगा, तो हमें सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमसे तो हिंदी में पूछा जाएगा ना, तो इतना मत सोचिए इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रश्न करेंगे, जिसका हमें 2 दिन से बड़ा इंतजार था कि प्रश्न कब आएंगे, था या नहीं था, कुछ को होगा और कुछ को नहीं होगा, देख लेते हैं। संधि किसे कहते हैं, आगे परिभाषा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, 2 वर्णों के मेल को बोलेंगे संधि, थोड़ा सा याद करो, रिमाइंड करो पहली क्लास को, या 2 शब्दों के मेल को बोलेंगे, या शब्दों के अर्थ में परिवर्तन को बोलेंगे, या सभी को बोलेंगे, बता दीजिए किसको बोलेंगे, बताइए। देखिए, ना तो शब्दों का कोई मेल था,
ना शब्दों के अर्थ में परिवर्तन था, फिर था क्या? देखिए, दो वर्णों के मेल थे, शुरुआत में ही बताया गया था, एक वर्ण दो वर्ण उनके मेल से जो बनेगा वो कहलाएगा संधि। क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है बताइए? बिना सोचे समझे 3 लगा दीजिए। क्यों? अरे कब से बोल रही हूँ ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो कितने हुए? 3। और स्वर संधि के कितने थे? 5। ठीक है, कितने थे? 5। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं और इसमें ही क्या होता है, गलत हो जाते हैं, मार्क्स कट जाते हैं इसमें। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है, स्वर संधि को भी ऐड कर देते हैं लोग कि अच्छा इसमें 5 बताए थे, इसमें इतने बताए थे, तो फिर इतने हो सकते हैं, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें भी ना बड़ी नुकसानदेह हो जाती है। देखिए, निम्नांकित में से किसमें स्वर संधि नहीं है? स्वर संधि नहीं है, याद कीजिए, स्वर स्वर की बात की थी मैंने, स्वर धन स्वर की बात की थी ना, तो वही पूछा गया है किसमें नहीं है। तो बताइए किसमें नहीं है? नहीं। ठीक है, बताइए। देखिए, गिर या गिरिधन ईश, गिरीश, है ना। परोपकार का बताया था हमने, पर धन उपकार बताया था ना, बिल्कुल। अच्छा, मत्तेक की क्या बताया था हमने? मत धन एक के। ठीक है, संतोष में नहीं है, समधनतोष इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है। यशोगान का देख लेते हैं, यशोगान का संधि विच्छेद। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि भैया यशोगान का संधि विच्छेद बताइए, तो क्या होगा? यशोधन गान हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। यशधन का, देखिए सबसे पहले तो ये ना विसर्ग संधि है, सबसे पहले ये बात समझिए। क्या है ये? विसर्ग संधि है। तो भाई ये तो दो तो अपने आप आउट हो जाते हैं, ये खेल ही नहीं रहे, प्लेयर है ही नहीं, है गए ये तो। इन पे लड़ाई होती है। अब कौन सा उठाना पड़ेगा? देखिए, दो विसर्ग की क्या बात करी थी हमने ऊपर? बिल्कुल भी नहीं करी थी। फिर कौन सा बचा? बिल्कुल ये बचा, ये राजा है। यशः धन गान। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने की भी कला होती है ना, कला होती है। हमें ना 4 में से एक एक को मारना पड़ता है, तू भी निकल बाहर, तू भी निकल बाहर, तू भी निकल बाहर, और एक जो बचेगा वो हमारी नैया पार लगा देगा। इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। पहले तो वो हटाओ जो कि बिल्कुल इस पे ट्रस्ट ही, मतलब इस पे भरोसा नहीं कि ये होगा, पहले तो उनको बाहर निकाल दो, आउट करो उनको, और उसके बाद में जो एक बचेगा वही हमारा आंसर होगा। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित संधि विच्छेदों की संधि का सही विकल्प छाटिए। क्या छाटना है? सही विकल्प छाटना है। अच्छा, शब्द धन अर्थ, तो क्या हो जाएगा? क्या शब्दार्थ हो जाएगा? क्या ये हो जाएगा शब्दार्थ? क्या ये हो जाएगा शब्दार्थ, या ये होगा शब्दार्थ? देखिए, ये कभी शुद्ध नहीं है, ये बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है, ये भी शुद्ध नहीं है। हाँ, ये तो है शब्दार्थ, देखा होगा इसके, इस शब्द को आपने देखा भी होगा कई बार। तो क्या हो जाएगा? शब्दार्थ हो जाएगा। गज धन इंद्र, क्या हो जाएगा? गज धन इंद्र, गजेंद्र होगा? नहीं, मैंने बात क्या की थी, किस में परिवर्तित होगा? इसमें आएगा, ए में, तो कौन सा आएगा? गजेंद्र, गजेंद्र आएगा। प्रतिधन उत्तर, प्रतिधन उत्तर, अब बताइए ये किस में होगा? तो देखो, ये तो भाई निकले, ये तो गए, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, निकाल दो इनको, बाहर फेंको। फेंक दिया? चलिए, अब देख लेते हैं, प्रतिधन उत्तर का देख लो, प्रत्युत्तर होगा या प्रत्युत्तर होगा? देखिए, यहाँ पर क्या है? छोटा ऊ है। क्या है? छोटा ऊ है, बड़ा ऊ तो नहीं है ना, बड़ा ऊ तो नहीं है ना, नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं है, छोटा ऊ है ना। तो ये महाराज इनको भी बाहर निकालो, बिल्कुल आउट कर दो। ठीक है, नहीं होगा, तो क्या होगा? छोटा ऊ, ये होगा प्रत्युत्तर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को हल करना सीखिए। देखिए, सुधन आगत, बताइए क्या होगा? क्या स्वगत होगा? अरे नहीं, कोई शब्द ही नहीं है। सुधन आगत होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। सुधन आगत होगा? अरे देखते ही पता लग रहा है स्वागत। ठीक है, चलिए,
5वां देख लेते हैं, कवि धन इच्छा। कवि धन इच्छा, बताइए क्या हो जाएगा इसका? क्या कवेक्षा होगा? कवेक्षा हो, कविक्षा होगा? नहीं। कविच्छा होगा? नहीं। कवि इच्छा होगा? नहीं। तो फिर क्या होगा? कविच्छा। ठीक है, कविच्छा। ठीक है, चलिए अब बात, और भी प्रश्न हैं। आज अच्छा लग रहा है, ज़्यादा प्रश्न है ना, इसलिए ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देखिए क्या है, संधि भेद का सही विकल्प चुनना है। अन्यार्थ, अन्यार्थ का क्या हो जाएगा भाई? हमें बताना है कि देखो, ये मैंने आपको बोला भी था, पूछ भी सकते हैं यण संधि कौन सा है, अयादि कौन सा है, गुण कौन सा है, इसलिए थोड़ा सा नियम को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है ना। चलिए, क्या गुण संधि है, क्या दीर्घ संधि है? ये देख रहे हैं आप, य आ का डंडा क्या है? आ। तो यण तो गया, यण तो बिल्कुल भी नहीं है, तो कौन सा होगा? तो होगा दीर्घ। कौन सा होगा? दीर्घ होगा ये। परोपकार, परोपकार में कौन सी हो जाएगी? सोचिए, ये तो गई, वृद्धि तो गई, यण तो बिल्कुल गया, ठीक है, अयादि भी गई, तो गुण हो जाएगा। कौन सा होगा? गुण हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, नाविक। क्या है? नाविक, नाविक। ठीक है, तो ये अयादि है, देखने से पता लग रहा है। एक सेकंड, नाविक। अन्वीक्षण, कौन सा है? अन्वीक्षण, अन्वीक्षण, तो ये यण संधि है। जाके आप ना उसमें देखना, क्या पीछे देखना कौन सा यण था, कौन सा दीर्घ था, दोबारा एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। महेश्वर्य, महेश्वर्य, यहाँ पे आप देख रहे हो कौन सी मात्रा है? ठीक है, तो कौन सा हो गया? वृद्धि संधि। कौन सा हो गया? वृद्धि संधि। ठीक, ये गया। अब 7वां देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों का सही संधि विच्छेद बताइए। इसमें क्या बताना है हमें? सही संधि विच्छेद बताना है। देखिए, परमोषधि, तो क्या होगा ये? खुद ही बता दो आप। देखिए बिल्कुल साफ पता चल रहा है इसमें, तो ये तो कुछ भी नहीं है। परम धन औषधि नहीं होता है भैया, शधि भी नहीं होता है भैया। परमोषधि बिल्कुल गलत है, परम धन औषधि, परम धन औषधि। ठीक है, हाँ जी, ये आया, आया अयादि संधि आया। ठीक है, गायक, क्या है? गायक, तो इसका क्या हो जाएगा? गायक। पढ़ा था क्या? नहीं। गाय, गायक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। क्या क्या दे रखा है ना, ये तो अपने आप ही निकाल दो। तो फिर क्या हो जाएगा? गेयक हो जाएगा, गेयक हो जाएगा क्या? नहीं, कौन सा होगा? गेयक। ठीक है, गायक का ये हो जाएगा। कहीं पर लिख लीजिए ताकि प्रॉब्लम ना हो बाद में। यशोगान क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है, तो क्या होगा? यशगान निकला, यशगान निकला, ये तो ऊपर भी आया था ना शायद, तो क्या कौन सा होगा? यशधन गान। स्वागत, सुधन आगत, ये तो ऊपर भी पूछा गया ना, वेरी सिंपल। सदैव, सदाधन एव, हाँ जी, सदैव यानी कि सदाधन एव। अन्वेक्षण, अन्वेक्षण का क्या हो जाएगा? अनुधन एषण। देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये वाली मात्रा आती तो सही तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये मात्रा आई नहीं है, तो यहाँ पर तो ये सिंगल है ना, तो ये छोटी वाली आ गई। ठीक है, ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, बस क्रॉस करो, निकालो बाहर, और जो बच रहा है बस उसी पर खेल जाओ। फिर आता है प्रत्येक, प्रत्येक का क्या होगा बताइए? प्रत्यय एक, क्या ये होगा? प्रति एक, क्या ये होगा? या प्रत्येक? नहीं, ये नहीं होंगे। प्रतिधन एक, प्रत्येक। ठीक है, प्रतिधन एक। अच्छा, हाँ, संहार, संहार का क्या होगा? क्या होगा बताइए, आप खुद ही देख के बताइए। देखिए, समधन हार, समधन हार। उद्धार का क्या होगा? उद्धार का बताइए। उत्धन धार होगा? नहीं, उद्धन धार होगा। देखिए, उद्धन धार तो होगा,
लेकिन इसमें हल का चिन्ह तो आया ही नहीं है। उदाधन अर होगा, नहीं, तो क्या होगा, उद्धन हार। मनोभाव देख लेते हैं, मनोभाव का क्या होगा, मनः धन भाव, मनोभाव। ठीक है, ये कुछ प्रश्न थे आज के, इसी पुस्तक में से लिए हुए थे। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको विसर्ग संधि भी उतने ही अच्छे समझ में आई होगी जैसे कि स्वर संधि और व्यंजन संधि आई थी। आज जो हमारा टॉपिक है संधि का वो यहीं पर समाप्त होता है, और कल जो हम पढ़ेंगे वो एक नए टॉपिक के साथ में बात करेंगे, नए टॉपिक के साथ में आएंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।